वेलकम एचआर स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो आज का ई लेक्चर सेशन है उसके अपन अंदर आज लेक्चर नंबर 8 जो कि है आपका फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग एंड लर्निंग, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्किंग एंड लर्निंग हम सभी को पता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेंड करते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट बिलीव्स, नंबर ऑफ एटीट्यूड्स, नंबर ऑफ पर्सन हु हैव डिफरेंट परसेप्शंस, डिफरेंट बिहेवियर, इन सब के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो उस एक एनवायरनमेंट के अंदर एम्प्लॉय कैसे लर्न करता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको लर्निंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस फैक्टर में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट है आपका टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट जो है आपके फर्दर आने वाले टाइम में मॉड्यूल्स में है, तो अपन वहाँ पे इसको एलाबोरेशन करेंगे। अभी अपन जस्ट एक ओवरव्यू लेके चलते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट क्या है? जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक वे से अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को के साथ डील करती है और वहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो यह समझना यह है कि सिस्टमेटिक प्लानिंग क्या होती है। सिस्टमेटिक प्लानिंग का मतलब है जब एक कंपनी सबसे पहले अपने यहाँ जॉब को एनालाइज करती है, उस जॉब को एनालाइज करने के बाद रिक्रूटमेंट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करती है, उस एडवर्टाइजमेंट करने के बाद एप्लीकेशंस को इनवाइट करती है, एप्लीकेशंस इनवाइट करने के बाद उनकी स्क्रूटनिंग होती है, स्क्रूटनिंग करने के बाद एक पैनल बैठता है। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं या हमें लगता है कि ये हमारे लिए काम के हो सकते हैं, उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और इंटरव्यू के बाद उनको जॉब ऑफ़र या जॉब ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो ये एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है। तो जब हम यहाँ पे अपने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपने यहाँ पे लर्निंग के लिए भी हमें क्या है, एक प्लान को, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये जो प्रैक्टिस है वो कौन सी हैं? पहली आती है आपकी एक्वायरिंग एंड एक्सेसिंग एम्प्लॉयज़। तो फर्स्ट प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस में, कि हर कंपनी ये चाहती है कि उसके यहाँ पे स्किलफुल, नॉलेजेबल, टैलेंटेड, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ ही रिक्रूट हों। तो फर्स्ट स्टेप प्रैक्टिस तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ हमेशा क्या करेगी, एक्सेस करेगी, एक्वायर करेगी अच्छे एम्प्लॉयज़ को जो कि कॉम्पिटेंट हैं, स्किलफुल हैं, नॉलेजेबल हैं। दूसरा आता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट की प्रैक्टिस। ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे लर्निंग और डेवलपमेंट की प्रैक्टिस को भी इम्प्लीमेंट करती है। क्यों करती है? क्योंकि लर्निंग रिलेट करती है आपकी ट्रेनिंग से, लर्निंग रिलेट करती है आपकी करियर ग्रोथ से। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जितना भी टाइम वो अपने यहाँ स्पेंड कर रहे हैं और कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, तो उस लर्निंग को वो अपने डेवलपमेंट में यूज़ ले सकते हैं, अपने कैरियर ग्रोथ में यूज़ ले सकते हैं। तीसरी प्रैक्टिस है आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होती है। कुछ कंपनीज़ अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस रिव्यू क्वार्टरली बेसिस पे करती है, कोई हाफरली बेसिस पे करती है, कोई एनुअली बेसिस पे करती है। तो वो उन एम्प्लॉयज़ की क्या करती है, बार बार वर्किंग के से शुरू करते हुए कि जो टास्क उनको असाइन किए वो कंप्लीट किए नहीं किए, परफॉर्म कैसा किया, इन सब बातों को रिलेट करते हुए वो उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है। फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या करती है, उनको कंपनसेट देती है। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज़ टैलेंटेड है, अच्छे हैं, तो उनको रोकने के लिए, रिटेन करने के लिए वो उनके यहाँ अच्छा एक अट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन पैकेज डिज़ाइन करती है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्क्स, डिफरेंट बेनिफिट्स उनको देती है और कोशिश करती है कि बार बार उनको मोटिवेट किया जा सके। हर एक कंपनी अपने यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती रहती है और उनको क्या करती है, हाईली स्किल एम्प्लॉयज़ के तौर पे ट्रीट करती है। सेकंड पॉइंट आता है आपका न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है चेंजेस। यहाँ पे जितनी जल्दी हमारे यहाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं, हम सभी लोग एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। हम लोग सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, सभी के पास लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हैं। हम देखते हैं डे बाय डे हर दिन कोई ना कोई न्यू एप्लीकेशन चेंज हो जाती है। हर दिन आपका सॉफ्टवेयर, मोबाइल बोलता है कि एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट करो, आप ये अपडेट करो। तो टेक्नोलॉजी क्या है, हर दिन चेंज हो रही है।
तो उस टेक्नोलॉजी से पे काम करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना है, लर्निंग के तौर पर रखना है। पर ये लर्निंग तब होगी जब आपके यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि हर आदमी लर्न करने के लिए मोटिवेट है। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी ट्रेनिंग आप अपने एम्प्लॉयज़ को दिलाते हैं वो मोर रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि जिस प्रोफाइल पे वो काम करने वाला है एम्प्लॉय, उससे रिलेट करते हुए होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग आवर्स अलग अलग होते हैं, कुछ लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो वो सुबह जो है मॉर्निंग में आपका सेशन अटेंड नहीं कर सकते, या कोई आदमी जो है कंटिन्यूस 20 और 22 आवर्स काम कर रहा है तो वो अगले दिन आके आपकी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा। तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने यहाँ पे टाइम में भी और उनके वर्किंग शेड्यूल में भी। तीसरा आता है रिड्यूस द ट्रैवल कॉस्ट। देखिए, ये एक बीइंग एज ए एचआर हमें क्या देखना है कि अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। मान लीजिए मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एक शुरू करवा रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपने यहाँ के डिफरेंट ऑफिसेस के एम्प्लॉयज़ को जो है वो इनवाइट कर रहा हूँ। अब मैंने देखा कि मेरे यहाँ जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जिनको मैं ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ वो ईस्ट से आ रहे हैं और मैं हूँ यहाँ पे नॉर्थ में। तो वहाँ पे उनकी ट्रैवल कॉस्ट को रिड्यूस कराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं उन सभी लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके नियर बाय लोकेशन के पास अरेंज कराऊँ, ताकि उनको भी का भी टाइम बचे और कंपनी की जो कॉस्ट है वो भी कम से कम लगे। फिर आता है इंक्रीज एबिलिटी टू एक्सेस एक्सपर्ट्स एंड शेयर लर्निंग विद अदर्स। जो भी इंस्ट्रक्टर्स या ट्रेनर्स आप बुला रहे हो वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें उनके साथ, और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन या लर्निंग सेशन उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहें। और लास्ट पॉइंट है आपका क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड फीडबैक। तो ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है जहाँ पे हम लोग क्या करें, एक फीडबैक भी दे सकें उनको ताकि अगली बार नेक्स्ट टाइम जब हम कोई क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तो हम उसमें कोई गैप्स ना छोड़ें। देखिए, फीडबैक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एम्प्लॉयज़ कुछ लोग डर की वजह से भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं। तो अगर वो डर की वजह से ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा है तो वहाँ पे वो लर्निंग नहीं करेगा। तो हमें फीडबैक ये लेना है कि क्या वो खुशी से आ रहे हैं या वो किसी प्रेशराइज की वजह से ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। देखिए, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या है कि हाई परफॉर्मेंस जो है बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वर्क्स जो हो रहे हैं बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर में किए जा रहे हैं, चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए आपको वर्क करना है। तो हर एक जो पर्सन है उससे एम्प्लॉयज़ से परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है वर्क इन टीम। कि अगर कि मान लीजिए आपने देखा कि आपकी कंपनी में कुछ स्किल लोग हैं, तो कोशिश करिए उन स्किल्स के साथ अनस्किल लोगों को या सेमी स्किल लोगों को जोड़ा जाए, ताकि वो स्किल वाले जो पर्सन है वो सेमी स्किल और अनस्किल को भी ट्रेन कर सके और वो एक टीम की तरह काम करें। दूसरा आता है क्रॉस ट्रेनिंग। डिफरेंट लोकेशन पे अवेलेबल आपके एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ के काम करवाना है, ताकि वो एक दूसरे के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, एक दूसरे के रोल्स को समझें, एक दूसरे की अथॉरिटी को समझें और एक प्रॉपर टीम की तरह काम करें। तीसरा आता है आपका वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम कौन सी होती हैं? जो कि टाइम और ज्योग्राफिकली अलग अलग होती हैं। वैसे ये दिखाई नहीं देती टीम्स, बट ये नेम होते हैं इन लोगों के, और ये नेम की तरह या यूँ कहें कि वर्चुअली काम करती हैं इन द ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आता है आपका इंक्रीज्ड वैल्यू परसेप्शन और इंटेंजिबल एसेट। देखिए, हर कंपनी की एक कंपनी जो होती है उसके पास 3 तरह की एसेट होती है। पहला होता है आपकी फाइनेंशियल एसेट, जिसे हम लोग कहते हैं कैश और सिक्योरिटीज़ के तौर पे। दूसरा होता है आपका फिज़िकल एसेट, जैसे प्रॉपर्टी हुई, आपका प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया। और तीसरा होता है आपका इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जो एसेट होती है वो होती है इंटेलेक्चुअल बेसिस पे। इंटेलेक्चुअल मतलब कि आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका कस्टमर से कैसा रिलेशनशिप है। अगर एक कंपनी के पास प्रॉपर्टी कम है पर उसके रिलेशनशिप जो है कस्टमर के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वो भी ज़्यादा एक ये कहे कि कैपिटल वाली कंपनी ही मानी जाती है, क्योंकि एसेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी एसेट है ये भी बहुत रोल प्ले करती है। उसी तरीके से जो आपका ह्यूमन कैपिटल है ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर या कैपिटल के अंदर, एसेट के अंदर काउंट होना चाहिए। और इसके अलावा आता है आपका ट्रेड सीक्रेट्स।
हर कंपनी अगर अपने सभी चीज़ों को मार्केट में इन्फॉर्म कर देती है तो उसका कहीं कोई क्या कहते हैं गुडविल नहीं रह सकती। यदि वो अपने ट्रेड सीक्रेट्स, अपने कॉपीराइट, अपने पेटेंट को संभाल के रखती है तो वो भी क्या है उसकी इंटेंजिबल असेट में काउंट होती है। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन इशू। देखिए आजकल क्या है, जब से पूरी दुनिया में एक ग्लोबलाइजेशन फैला, एक कंट्री की इंडस्ट्रीज़ दूसरी कंट्री में जाकर एस्टेब्लिश हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ओपन की जा रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ओपन की जा रही हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर जॉब्स जो हैं मूव हो रही है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे मान लीजिए मैं आज अमेरिका में बैठा हूँ और मुझे अपने यहाँ पे एक इंडस्ट्री डालनी है जहाँ पे मेरी कॉस्ट जो है कम आए, तो इंडिया मेरे लिए बहुत फेवर है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो लेबर है वो कॉस्ट कम पे मिल जाती है। पर सबसे डिसएडवांटेज क्या है, लो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर ऐसा कोई कंट्री है जो अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे क्या है थोड़ा सा हेल्थ इशू आपके साथ रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लोग स्किलफुल हों और जिस एक्सपेक्टेशन से आपने इंडस्ट्री खोली है वो एक्सपेक्टेशन आपको वहाँ पे फुलफ़िल हो जाए। चेंजिंग डेमोग्राफिक एंड डाइवर्सिटी इन द वर्कफोर्स। देखिए आजकल एथनिकली और रेशियली डाइवर्स लेबर फोर्स जो है इंक्रीज़ हो रही है, पार्टिसिपेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द वर्कफोर्स। कुछ लेबर की जो एज है वो 55 के ऊपर हो जाती है और एक 24 का यंग एम्प्लॉय और एक 55 का मैनेजर, इन दोनों की सोच एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि 55 का जो एम्प्लॉय है उसके साथ उसका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है और जो 24 का है उसके साथ वो है फ्रेशर यंग माइंड। तो इन दोनों के बीच जो डाइवर्सिटी है ये हमारे ग्रोथ के लिए या लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। 55 एज का पर्सन जो है वो 24 को सिखाना नहीं चाहता और 24 का पर्सन जो है 55 से सीखना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, शायद एज डिफरेंस आ रहे हो, चाहे यूँ कहें कि अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस आ रहे हो। तो कौन सी ट्रेनिंग हमें इसमें करना चाहिए, कैसे हमें यहाँ पे इस डाइवर्सिटी को कम करना चाहिए ताकि 55 और 24 के दोनों एज ग्रुप के लोग जो है या इससे मोर देन जो ग्रुप है एज की ग्रुप है वो आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ काम कर सकें। आजकल क्या है कि कई कंपनीज ये बात समझने लग गई कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होना है तो उनको लर्निंग का तो एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली देना पड़ेगा। तो इसके लिए वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और ये जो प्रोफेशनल्स हैं टाइमली बेसिस पे या टाइम गैप के बीच में क्या करते हैं, आके ट्रेनिंग सेशंस को करते रहते हैं। कभी कभार तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटर्स जो होते हैं स्पीकर्स, उनको भी बुलाते हैं ताकि जो आपका एम्प्लॉय है वो लर्निंग फेज़ में आए, सीखे और कई नई बातों को पता लगे उसको। तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए, पहला है ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब भी आप अपने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज कराएं वो कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक गोल से रिलेट होना चाहिए। सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ये पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद सक्सेस कैसे मिलेगी। अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने 2000 रुपये लगा के ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया, अगर उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, हमारे कॉस्ट कम हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि हमारे वो क्या है सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशंस हुए थे। फिर आता है आपका इट शुड बी सपोर्टेड। सपोर्ट किसको करना है, आपके सिस्टम को, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करा रहे हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ को, आपकी कंपनी की प्रैक्टिसेस को। तो जब भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करें, ट्रेनर जो है इस बात को इंश्योर कर ले कि जो कुछ भी वो अपने आपके यहाँ के एम्प्लॉयज़ को पढ़ाएगा वो आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ से रिलेट करता हुआ ही पढ़ाएगा। देन ट्रेनिंग शुड बी ड्रिवन थ्रू मैनी चैनल्स। देखिए जो बेस्ट ट्रेनर्स होते हैं इंडस्ट्री में वो कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे मैक्सिमम एक्सप्लोर करे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और यूटिलाइज़ करे डिफरेंट प्लेटफॉर्म टू रीइंफोर्स लर्निंग आउटकम्स। तो जिस पर्पस के लिए आप ट्रेनिंग सेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो मौजूद लर्नर है वो राइट प्लेस पे और उसको राइट स्किल सीखने को मिले, ये इंश्योरिटी हमें चाहिए। तो इसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल लोगों का योगदान हमें चाहिए, हेल्प चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं हो कि
हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एम्प्लॉयज़ को, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को वहाँ ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने भेजें। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय वहाँ लर्न करने जाए, उसको वहाँ उसकी स्किल से रिलेट करता हुआ कंटेंट मिलना चाहिए। देन some of the best programs enable the employees to maximize their potential through self-directed training and development। तो हर पर्सन को अपनी खुद की नीड को आइडेंटिफाई करना है, अपने खुद के लर्निंग प्रोग्राम्स बनाने हैं, प्लानिंग बनानी है। जहाँ जहाँ उसको लगता है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, उसको वो अवेल करे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, ताकि जो भी उसने सीखा उसमें उसको एक्सपीरियंस हुए और उसमें जो वो गलतियाँ कर रहा है उससे उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट भी हो। तो ट्रेनिंग जो है एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी गई है, जो कि सिचुएशन बेस्ड होती है और कल्चर बेस्ड भी होती है। देखिए, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, कोई टिपिकल काम नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। टिपिकल और डिफ़िकल्ट काम कहाँ आता है? जब ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, आपके एम्प्लॉय की स्किल्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कराया जाए, तभी आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बीइंग एज ए एचआर आपको ये याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।